नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा भाई दीपक राय। मैं ऋतिक केसवानी आज एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के लिए यूपी ट्रिपल एस राजस्व लेखपाल की मैथ को लेकर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कल मेरी एक वीडियो आई थी जिसमें मैंने आपको लेखपाल का एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया था, जिसे आप सभी लोगों ने देखा। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा, एक बार जाकर उस प्रैक्टिस सेट को देख लो, उसमें बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आज मैंने प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेके आया हूँ आपके बीच। इसमें भी हमारे लेखपाल एग्जाम में जितने भी चैप्टर आ रहे हैं, सभी चैप्टरों में से क्वेश्चनों को लिया गया। और कुछ क्वेश्चन तो इस प्रकार के इसमें है कि आपने कभी ना उसे सुना होगा, ना कभी आपने सोचा होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन भी हमारे लेखपाल के एग्जाम में आ सकता है। कैलकुलेशन, आप गणित का मतलब समझते हो कि सारा जितना भी कुछ हमारा होता है कैलकुलेशन बेस्ड पे होता है, लेकिन यहाँ पे हमने जो प्रैक्टिस सेट लेके रखा है लेखपाल का, उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें कुछ इस टाइप के क्वेश्चन है जिसको कि आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। और सब कुछ मैं यहाँ बता दूंगा तो आप फिर वीडियो पूरी देखोगे नहीं, तो एकदम टेंशन फ्री होकर बस हमारे साथ क्वेश्चनों को सॉल्व कराते चलते रहिए। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसको देखने के बाद आप ये तो ज़रूर समझ जाएंगे, चलो ये वीडियो देखना सफल हुआ, यहाँ से मेरे कुछ नंबर तो पक्के हो गए। क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चनों को कोई भी चैनल सॉल्व नहीं कराता, ठीक है। जो आते हैं केवल परसेंटेज नंबर सिस्टम क्वेश्चन उठाते हैं, सॉल्व कराना शुरू करा देते हैं। लेकिन आज के क्वेश्चनों को मैं जिस प्रकार लेके आया हूँ कि अगर आप उसको सॉल्व करेंगे तो एकदम समझ लीजिए आपका ये जो 10 मिनट 15 मिनट हमारी वीडियो में आप अपना देंगे वो एकदम सफल रहेगा। तो चलिए समय को ना खराब करते हुए देखते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चनों को मैं आपके बीच लेकर आया हूं। और जो भी मेरे भाई दोस्त यार अगर पूरा जितना भी लेखपाल का सिलेबस है उसे चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं, तो हमने चैप्टर वाइज भी वीडियो बना रखी, प्रतिशत की, नंबर सिस्टम की, लाभ हानि की, औसत की, परसेंटेज की, सभी की चैप्टर वाइज वीडियो भी बना रखी है। जो कि एकदम कमेंट जैसे ही आप वीडियो देखेंगे, पहला कमेंट हमारे उसी प्लेलिस्ट का क्या होगा, लिंक होगा, जिसे आप उस पर जाके सारी वीडियो को देख सकते हैं। बस आप एकदम अपना जी जान लगा के पढ़ाई करते रहिए। हमारा चैनल आपको लेखपाल एग्जाम के लिए एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर देगा, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। बस आप अपना समय दीजिए, थोड़ा थोड़ा समय रोज़ आप निकालिए अपनी पढ़ाई को लेके। ये बिल्कुल मत सोचिए कि कुछ नहीं होगा, पेपर होगा, रिजल्ट बहुत लेट में आएगा ना, जब आएगा तब आप अपनी तैयारी अगर मजबूत रखेंगे और अगर आपने दिल से मेहनत की होगी तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो बस चलिए आइए समय ना खराब करते हुए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन है। एकदम बस वीडियो में बने रहिए, आखिरी तक बने रहिएगा, कोई समस्या नहीं होगी। देखिए स्क्रीन पे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन बोल के आ रहा है, यदि समीकरण 4x + 3y + 5 = 0 हो और दूसरा समीकरण हमारा क्या हो, 6x - ky - 7 = 0 हो। इसका यदि कोई हल ना हो तो k की वैल्यू बताइए। हमें k का मूल्य पूछा है, k की वैल्यू पूछा है। किसकी वैल्यू पूछा है, k की वैल्यू पूछा है। एक समीकरण आपको यहाँ पे दे दिया है, दूसरा समीकरण आपको यहाँ पे दे दिया है, और आपसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, k की वैल्यू पूछ रहा है। इस टाइप के क्वेश्चनों को आप विश्वास नहीं करेंगे, कक्षा 9 में एकदम रटा रटा के पढ़ाया जाता है, लेकिन उस समय हम लोग नहीं पढ़ते हैं और आज हमें गणित बहुत हार्ड लगती है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको कुछ नहीं करना, जहाँ पे 2 समीकरण दिए हों और उसका कोई हल ना हो, तब उसको आप कुछ इस प्रकार सॉल्व करते हैं। पहला क्या है, a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। बस आपको यही इक्वेशन पे रखना है। यहाँ जो भी इक्वेशन में वैल्यू दी हुई है, जो भी एक्स वाई का कोफिशिएंट दिया है, उसी को यहाँ पे रख के आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर यूँ चुटकियों में आ जाएगा। एक बात का बस विशेष आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपका c1/c2 से कोई मतलब नहीं है फिलहाल, ठीक है। बस आपको a1/a2 = b1/b2 को सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ से a1 क्या है, 4 है, और a2 क्या है, 6 है। 4/6 = आगे देखिए आपका यहाँ b1 3 है और b2 क्या है, -k। b1 आपका क्या है, 3 है, b2 क्या है, -k है। बस आपको k की वैल्यू पूछा और आप यहाँ देख रहे हैं कि बखूबी आप k की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या आएगा, -4k = 18, k = क्या हो जाएगा, 18/4, और यहाँ क्या लग जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा। अब इसको आप काटेंगे, क्या होगा, 4 चौक 16 बचेगा 2, पॉइंट लगेगा 20, 4 पंचे 20। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई, -4.5। यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई, -4.5, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। देखिए जब समीकरण का कोई हल ना हो, देखिए उसने पहले ही क्वेश्चन आपको बता दिया कि समीकरण का कोई हल नहीं है, तब आप यहाँ ना इसको माइनस प्लस करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको एक छोटा फॉर्मूला रखना है, a1/a2 = b1/b2, और वहाँ पर रख के आप सॉल्व कर दी। देखिए कितनी आसानी से हमारा आंसर आ गया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे।
देखिए प्रश्नोत्तर संख्या कौन सी दूसरी है। बोल क्या रहा है, 1000 से बड़ी वह सबसे छोटी घन संख्या जो 2, 4 और 6 के द्वारा विभाज्य हो। बोल क्या रहा है, 1000 से बड़ी रहनी चाहिए संख्या और वह सबसे छोटी होनी चाहिए घन संख्या जो कि 2, 4, 6 से पूरी तरीके विभाज्य हो। देखिए 2, 4, 6 से विभाज्य कई ऐसी घन संख्याएं हैं, लेकिन उसने बात किसकी किया है, सबसे छोटी वाली की बात किया कि सबसे छोटा। और आपको ये चीज़ कैसे पता चलेगा आइए बताते हैं। देखिए आपको जो नंबर दिया है, नंबर आपको क्या दिया है 2, 4, 6, आपको इसका एलसीएम निकाल लेना है। इसका क्या निकाल लेना है, एलसीएम। 2, 4, 6 से सबसे छोटी कटने वाली संख्या अगर आपको निकालनी है तो एलसीएम ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जो निकाल सकता है, और कोई तरीके से आप नहीं निकाल सकते। अभी छोटी संख्या है आपने रट ली, यहाँ बड़ी संख्या आ जाएगी तब आपके पास कोई चारा नहीं रहेगा। केवल अगर अभी ऐसी कोई समस्या फंसती है तो आपको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो 2, 4, 6 का एलसीएम आप जानते हैं, 4 दूनी 2 से करेंगे आप 2 1 2, 2 दूनी 4, 3 से करेंगे 1 1 2, 2 1 1 1, क्या हो गया 3 दूनी 6 दूनी 12। आप बखूबी जान गए कि 12 वह सबसे छोटी संख्या है, 2, 4, 6 से विभाज्य है। अभी हम क्वेश्चन को लेकर नहीं चल रहे, अभी हमने ये पता किया कि 2, 4, 6 से सबसे छोटी कौन सी संख्या है जो तीनों से क्या होती है, विभाज्य होती है। तो आप जान गए कि वह संख्या क्या है, 12 है। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, इसी 12 का आपको क्या कर देना है, घन कर देना है। 12 का आपको क्या कर देना है, क्यूब कर देना है। और 12 का क्यूब क्या होता है, 1728 होता है। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया 1000 से बड़ी वह सबसे छोटी घन संख्या 1728 है जो कि 2, 4, 6 द्वारा पूरी तरीके से विभाज्य है। तो यहाँ आंसर नंबर हमारा सी क्या आ गया, 1728 आ गया। ज़्यादा इसमें हौच पौच करने की जरूरत नहीं है, आपको बस छोटे छोटे ट्रिकों को याद रखना है। ऐसे क्वेश्चनों को आप एलसीएम से सॉल्व कर सकते हैं। आपको यहाँ पे बस समय बचाना है। लेखपाल एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो समय है। 25 क्वेश्चन आपके गणित एग्जाम में आएंगे जिसके लिए आपको 25 नंबर मिलेगा। अब आप सोचिए एक क्वेश्चन के पीछे आपको 1 नंबर मिल रहा है, उस 1 नंबर का समय कितना लगता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितना जल्दी आप सॉल्व कर ले जाएंगे उतना अच्छा नंबर आप पाएंगे। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न पे। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या कौन सी, तीसरी है, जो बोल क्या रहा है, 2 समरूप त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात 1:3 है। ठीक है, 2 समरूप, समरूप मतलब क्या होता है, सिमिलर, और त्रिभुज मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे क्या होता है, ट्रायंगल होता है। 2 सिमिलर ट्रायंगल का जो उनकी संगत भुजा है उसका अनुपात कितना है, 1:3 है। और बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर है। छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, आपको बोल क्या रहा है, 2 समरूप त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात 1:3 है। कितना है, 1:3 है। बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 दिया हुआ है, हमें छोटे वाले का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए बस बड़े वाले का हमें दिया है, ज्ञात किसका करना है, छोटे वाले का ज्ञात करना है। देखिए कैसे होता है, मैं आपको सॉल्व कराता हूं। जब सिमिलर दिया हो, कौन दिया हो, सिमिलर त्रिभुज दिया हो, तो वहां पे आपको एक छोटा फॉर्मूला लगता है, क्या, क्षेत्रफल 1 / क्षेत्रफल 2 इज इक्वल टू भुजा जो पहली वाली आपको दिया हो उसका स्क्वायर अपॉन भुजा जो आपको दूसरी वाली दिया हो उसका आपको क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना। बस यही एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना है, क्षेत्रफल वही रखना है, भुजा का स्क्वायर कर देना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। देखिए पहला वाला क्षेत्रफल आपको पता नहीं है, उसको आप x मान लीजिए। दूसरा वाला आपको कितना दिया हुआ है, 72 दिया हुआ, इक्वल टू, देखिए हमें जो भुजा क्या दी हुई है, 1:3। 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 3 का रेशियो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ से आप देख ही रहे हैं 9x इज इक्वल टू क्या हो गया, 72। यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8। x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 8 सेंटीमीटर आ गई। कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर आ गई। देखिए आप यहाँ से कुछ नहीं करना था, मैंने बताया जब समरूप त्रिभुज दिया रहे तो ऐसे ही फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल 1 अपॉन क्षेत्रफल 2 इज इक्वल टू भुजा 1 का स्क्वायर अपॉन भुजा 2 का स्क्वायर। बस आपने उसी को रख के सॉल्व कर दिया। यहाँ से आपका आंसर आ गया, क्या आ गया, 8 वर्ग सेंटीमीटर। कितना आ गया, 8 वर्ग सेंटीमीटर। आशा करूँगा क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में पढ़ने से पहले आप एक छोटी सी जानकारी ले लीजिए। देखिए क्या लिखा है, यूपी त्रिपल श्री राजस्व लेखपाल ग्रामीण जानकारी
10 मॉडल टेस्ट पेपर की रामबाण प्रश्नों की श्रृंखला। देखिए, अगर आप राजस्व लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये बात बखूबी जान लीजिए, अगर सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें कुछ आएगा तो वह क्या आएगा, ग्रामीण जानकारी। और मेरे कई भाई दोस्त यार अगर कुछ नंबरों से छटेंगे तो उसका एकमात्र कारण क्या रहेगा, ये हमारी ग्रामीण जानकारी रहेगी। क्योंकि आप मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस ये सब तो आप पढ़ते ही आ रहे हैं, हर पेपर की तैयारी करते आप ये पढ़ते आते, लेकिन एक ग्रामीण जानकारी की समस्या सबके लिए। तो उस समस्या के समाधान के लिए हमारे दीपक सर ने 10 मॉडल टेस्ट पेपर की श्रृंखला को तैयार करवाया है, जिसकी फीस मात्र कितनी है, 30 रुपये। कितनी है, 30 रुपये। 30 रुपये में आपको 10 मॉडल टेस्ट पेपर कोई नहीं देगा, कोई भी चैनल ऐसा आप ले दिखा दीजिए जो आपको दे। तो मात्र 30 रुपये की है, एक बार इसको आप खरीद लीजिए। लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको खरीद सकते हो, खरीद के आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी समस्या मेरे दोस्त यार की आती है तो भारतीय संविधान की, एक मिनट, अगर आप ग्रामीण जानकारी की किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आपको 30 रुपये में आप इसे बखूबी खरीद सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए, जैसा कि हो गया था, हम लोग बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। ये प्रश्नोत्तर संख्या कौन सा है, चौथा है आज का। एक सेकेंड, चलिए। तो ये चौथा प्रश्न स्क्रीन पे आपके सामने बोल क्या आ रहा है, एक पिता की आयु उसके पुत्र के आयु की 3 गुनी है और पुत्र की आयु अपने माँ की आयु की 3/8 है। यदि पिता और माँ की आयु का अंतर 4 वर्ष है तो पुत्र की आयु ज्ञात करिए। देखिए, हमसे पुत्र की आयु पूछा है, किसकी आयु पूछा है, पुत्र की आयु पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चनों में जिसकी आयु पूछे आप उसी की आयु को लेकर चलिए और सॉल्व करिए, आपका आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा। देखिए, पहले यहाँ छोटी छोटी बातों को सॉल्व कर लेते। देखिए, पुत्र की आयु हमसे पूछ रहा है, पुत्र की आयु को हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते, ठीक है, दिख रहा होगा। उसके बाद बोला क्या है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी, इसका मतलब पिता की आयु क्या हो गई, 3x हो गई। बस ये छोटी छोटी बातें हैं। आगे बोल क्या रहा है, पुत्र की आयु अपने माँ की आयु की 3/8 है। पुत्र की जो आयु है वो उसके माँ के आयु की कितनी है, 3/8 है। इससे हमें ये बात पता चलती है कि उसके माँ की जो आयु है वह पुत्र के आयु की 8/3 है। 8/3 है, किसकी है, पुत्र की आयु की। देखिए, बात को समझिएगा, जब पुत्र की कंपैरिजन कर रहे थे तो माँ की आयु क्या थी, 3/8 थी, लेकिन जब माँ की आयु पुत्र की आयु में कंपैरिजन करेंगे तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी, 8/3 हो जाएगी। किसकी तुलना में, पुत्र की आयु की तुलना में। बस आपको इतनी बात याद करनी है। आगे बोल क्या रहा है, यदि पिता और माँ की आयु का अंतर 4 वर्ष है, पिता की आयु क्या है, 3 वर्ष है, माँ की आयु क्या है, 8/3x है, इन दोनों का अंतर क्या है, 4 वर्ष है। तो पिता की आयु ज्ञात करिए। हमसे पुत्र की आयु पूछ रहा, सॉरी, हमसे पुत्र की आयु पूछ रहा है। पुत्र की आयु को हमने क्या माना है, x माना है। आप इसको यहाँ सॉल्व कर लीजिए, पुत्र की आयु बड़ी आसानी से निकल जाएगा। देखिए, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, 9x - 8x = 12 हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 12 आ गई। एक मिनट, यहाँ पे हो नहीं पा रहा है आपको, चलिए देखिए इधर सॉल्व करा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, आपको मैं यहाँ पे सब पता चल गई। पुत्र की आयु x है, पिता की आयु 3x है, माता की आयु क्या है, 8/3x है। क्वेश्चन को बस समझिए, यदि पिता और माँ की आयु का अंतर 4 वर्ष है, पिता और माँ की आयु का अंतर कितना है, 4 वर्ष है, तो पुत्र की आयु क्या होगी। देखिए, पिता की आयु क्या है, 3x है, माता की आयु मैंने उधर बता रखी क्या है, 8/3x है। दोनों का अंतर क्या है, 4 है। बस यही बात को आप समझिए। पुत्र की आयु आपसे पूछ रहा है, मतलब x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 9x - 8x/3 = 4। x = क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। x = क्या हो गया,
12 हो गया। अब यहाँ से आप समझ लीजिए कि पुत्र की आयु कितनी आ गई, 12 वर्ष आ गई। देखिए यहाँ जगह कम था इसलिए समझाने में दिक्कत हो रही थी, क्वेश्चन काफ़ी बड़े बड़े स्कैन हुए हैं इसलिए यहाँ मिटा के मैंने यहाँ पे समझा दिया। पुत्र की आयु हमारी क्या निकल आई, 12 वर्ष निकल आई। अगर यहाँ पुत्र की आयु के अलावा आपसे पिता की आयु पूछता तो आप 3 का गुना कर देते, क्या हो जाता 36 वर्ष। अगर माता की आयु पूछता तो बस यहीं पर आपको x की वैल्यू रख के मल्टीप्लाई कर देते, आप यहाँ से आराम से माता की भी आयु निकाल सकते थे। तो आशा करूँगा क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न स्क्रीन पे है, बोल क्या रहा है, एक कस्बे की 5% जनसंख्या की किसी महामारी में मृत्यु हो गई। ठीक है, मान के चलिए कोरोना ही का समय चल रहा है, तो एक कस्बे की कोई एक कस्बा था, उसकी जो भी जनसंख्या रही होगी उसकी 5% जनसंख्या किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है कि अगर 100 लोग थे 100 का 5% लोग मर गए। ठीक है, और बोल क्या रहा है, बची जनसंख्या में से 8% घबरा कर कस्बे को छोड़ के भाग गए। ठीक, यदि कस्बे की कुल जनसंख्या 88,274 है तो शुरुआत में कितने लोग रहे होंगे, महामारी आने से पहले उस कस्बे की जनसंख्या कितनी थी, हमसे इसी बात को पूछ रहा है। तो देखिए आपको ऐसे क्वेश्चनों में ज़्यादा कुछ नहीं करना। जब परसेंटेज दिया रहता है तो हम लोग हमेशा कितना मानते हैं, 100% के बराबर मानते हैं। देखिए हम मान लेते हैं कि हमारे कस्बे की जो जनसंख्या थी वह कितनी थी, 100% थी। स्टार्टिंग में हमारे कस्बे की जनसंख्या कितनी थी, 100% थी। ठीक है, बात को आप समझिएगा। 5% क्या हो गई, मृत्यु हो गई। 5% की मृत्यु हो गई तो अब बची कुल कितनी जनसंख्या, 95%। अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना कि यहाँ बोला क्या है, बची हुई जनसंख्या। किसका, बची हुई जनसंख्या में से 8% भागे हैं, तो बची हुई जनसंख्या क्या थी, 95, और भागे कितने हैं, 8%। मतलब बची हुई जनसंख्या के 8% लोग छोड़ के चले गए, यानी बची हुई जनसंख्या के 92% लोग ही बचे हैं। तो बची हुई जनसंख्या हमारी क्या थी, 95 थी, और 95 का ही 92% लोग क्या हुए हैं, बचे हैं। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। इसको आप काट लेंगे, ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसको काटेंगे, 2 चौका 8, बचा 1, 2 छंग 12, ये 46 होगा। ये 2 पंचे 10 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, केवल गुणा कर लेना है। 23 इंटू यहाँ क्या है, 19/5। और जब आप इसका गुणा करके सॉल्व करेंगे क्या पता चलेगा, 87.40% जनसंख्या इस समय बची है। इस समय कितनी जनसंख्या बची है, 87.40% जनसंख्या बची है। देखिए बोला क्या है, यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी कितना है, 88,274 है, तो शुरुआत में कितनी रही होगी। देखिए ये जो 88,274 है किसकी वैल्यू है, 87.40 की वैल्यू है। और जब आपको 87.40 की वैल्यू पता चल गई तो आप वहाँ से 100% की वैल्यू बखूबी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन को एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूं अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो। देखिए बोल क्या रहा है, एक कस्बे की 5% जनसंख्या किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है। कितने % की मृत्यु हो जाती है, 5% की, और बची हुई जनसंख्या की 8% घबरा के भाग जाती है। देखिए कोई चीज़ जनसंख्या शुरू में जो भी रही होगी वो अपने आप के 100% के बराबर रही होगी। 5% की मृत्यु हो जाती है तो मतलब बचते कितने हैं, 95% बचते हैं। उस बचे हुए 95% के 8% क्या करते हैं, पलायन कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं, भाग जाते हैं। जब उस 8% भाग जाते हैं तो बचते कितने हैं, 87.40% कुल बचते हैं। ठीक है, 95% का जब 8% आप निकालेंगे तो और इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा, 87.40%। इसी 87.40% की वैल्यू कितना आपको दिया हुआ, 88,274, और आपसे पूछ कितना रहा है, 100% की वैल्यू। यहाँ सॉल्व कर दे रहे हो। देखिए आपको 88,274 जो दिया है किसकी दिया है, 87.40 की वैल्यू, आज से 100% की वैल्यू पूछ रहा है। कितने % वैल्यू पूछ रहा है, 100% की। और जब आप इसे पूरे को बखूबी सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 1,01,000। कितना आएगा, 1,01,000। देखिए अगर यहाँ पे आपको पूरी कैलकुलेशन करके दिखाने लगेंगे तो एक वीडियो 1-1 घंटे की हो जाएगी, जो कि ना आप देख पाएंगे ना हम उसको दिखा पाएंगे। तो उतना समस्या नहीं कर सकते हैं आप। यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे बखूबी पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा के देन जब सॉल्व कर लेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1,01,000, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टाइम टेकन होते हैं,
होते, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते जिनको आप आसानी से ट्रिकली सॉल्व कर ले जाते हैं। तो बस अगर आपको देखिए हर तरीके से मदद नहीं मिल पाएगी कि हर क्वेश्चन आपको ट्रिक के साथ नहीं मिल पाएगा, कहीं ना कहीं आपको अपनी कैलकुलेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और कैलकुलेशन अगर आपकी तेज़ है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आप प्लस पॉइंट में चल रहे हैं, और अगर आपकी कैलकुलेशन धीमी है तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट में है। और कैलकुलेशन बढ़ाने का एकमात्र तरीका है कि प्रैक्टिस करिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को सॉल्व करिए। जितने ज़्यादा क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, बोला क्या है, सांख्यिकी में प्रसरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय था। अब सोचिए, आप कहेंगे सर ये हिंदी से आया कि जीके जीएस से आया कि रीजनिंग से आया, ये क्वेश्चन कहाँ से आया? तो मैं बताना चाहूँगा ये क्वेश्चन गणित के प्रैक्टिस सेट से आया है, जो कि लेखपाल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। क्या पूछ रहा है? सांख्यिकी में प्रसरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय क्या था? अब बताइए मुख्य श्रेय क्या था? यहाँ पर ये ऐसे क्वेश्चनों को कोई नहीं सॉल्व कराता जो कि हमारे गणित के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में पूछा गया प्रश्न है। नहीं विश्वास होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगली वीडियो में आपको उस प्रैक्टिस सेट को ले आकर ऐसे दिखा देंगे, ठीक है ना। तो इसका जो हमारा आंसर है वो क्या आया है? R.A. फिशर को। किसे? R.A. फिशर को मुख्य श्रेय दिया गया था। ये R.A. फिशर कौन थे? R.A. फिशर एक वैज्ञानिक थे जो कि गणित के ही थे। क्या थे? R.A. फिशर। इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम क्या था? रोनाल्ड आइल्मर। क्या नाम था? रोनाल्ड आइमर फिशर, ठीक है। इन्हीं को प्रसरण का विश्लेषण का मुख्य श्रेय दिया गया था। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न पे। ऐसे क्वेश्चनों को आपको याद जरूर रखना है। कुछ 2-4 हर प्रैक्टिस सेट में 2-4 ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर को केवल याद करना। अब इसमें आप क्या सॉल्व करेंगे, क्या समझेंगे, बताइए। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न पे। देखिए स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बोल क्या रहा है? 2018 में अमित का वेतन 1,26,500 है, ठीक है। 2018 में अमित का वेतन कितना है? 1,26,500। वर्ष 2016 से उसका वेतन प्रति वर्ष 10% व 15% बढ़ के 2018 के वेतन के बराबर पहुंचा। तो 2016 में उसका कुल वेतन कितना था? हम बात को समझ रहे हैं कि अभी प्रेजेंट टाइम में 2018 मान लीजिए चल रहा है, 2018 में उसका वेतन 1,26,500 है। वर्ष 2016 का वेतन हमसे पूछ रहा है। अब बताया है कि 2016 में 10% बढ़ा, 2017 में 15% बढ़ा, तब जाके 18 में 1,26,500 हुआ। तो 2016 में कितना है हमें यही बताना है। आइए क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व कराता हूं। देखिए हमसे पूछा किसकी है, बात को समझिएगा। हमसे वर्ष 2016 का पूछा है। किसका पूछा है? हाँ देखिए हमसे पूछा किसका है? वर्ष 2016 का पूछा है। तो वर्ष 2016 के हम लोग सैलरी को मान लेते हैं कितना है? X है। कितना है? X है। इसी का क्या हुआ है? 10% बढ़ा है, यानी 110% हुआ होगा सैलरी। फिर उसके बाद 15% बढ़ा, यानी 115% हुआ होगा। तब जाके 2018 में उसकी सैलरी क्या हो गई? 1,26,500 हो गई। बात को आप बखूबी समझ रहे हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस थोड़ा समझने की देरी है आपको, ठीक है। यहाँ देखिए 1 0 से 1 0 आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। इसे काट दीजिए, 23 बार जाएगा। ये कितनी बार जाएगा? 20 बार जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ से देखिए इनका और इनका, ये 10 और ये 20 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा? 1,26,500 गुणे 20 × 10 कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। अपॉन इस x के साथ 11 और 23 का यहाँ पे आ जाएगा 11 × 23। और यहाँ से तब हम लोग x की वैल्यू बखूबी निकाल लेंगे। चलिए आइए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारा आंसर आता है 23 से इसको काट लेते हैं पहले। 23 से कम 23 ही कटेगा जरूर। देखिए 23 बचे क्या होता है? 115 होता है। यहाँ से बचेगा कितना? 11 बचेगा। देखिए 11 बच गया, फिर हो गया 15, ये कितना हो गया? 5500 हो गया। देखिए आपने हम बताए थे ना ये आपको कट जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए 5500 गुणे 200 अपॉन में बचा क्या है? 11। क्या बचा है? 11। तो यहाँ से आप इसको काट लीजिए, कितना हो जाएगा? 11 × 1 = 11, ये 5 बार जाएगा, क्या हो जाएगा? 500 हो जाएगा। 5 दूनी 10 और 2 0 और लग गया, 4 0 हो गया। 10 के बाद कितना 0 लग गया? 4 0 लग गया। देखिए समझिएगा, यहाँ बचा था 500, यहाँ बचा था 200। 5 दूनी 10 होता है, 2 0 यहाँ, 2 0 यहाँ का, 4 0 लग गया। वर्ष 2016 में उसकी सैलरी कितनी थी? 1 लाख थी। कितनी थी? 1 लाख थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमारे दिया हुआ। देखिए थोड़ा
जगह की कमी होने के कारण कल से दूसरी टाइप का क्वेश्चन स्कैन करेंगे जो कि जगह कम ले। जगह कम था इसलिए ऊपर नीचे करके सॉल्व कराए थे। आपको ये नहीं मतलब है कि कहाँ पे सॉल्व हो रहा है, आपको मतलब है कैसे सॉल्व हो रहा है, कैसे आंसर आ रहा है। देखिए कितनी आसानी से आंसर आ गया। देखिए जहाँ पे कैलकुलेशन रहेगी वहाँ पे आप इस बात को बखूबी समझिएगा कि क्वेश्चन को वे ऐसा नंबर देंगे जो कि पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए। आपको वहाँ पे पॉइंट का लफड़ा नहीं रखेंगे, क्योंकि वो भी जान रहे हैं कि एक नंबर का क्वेश्चन है, उसमें कितना मेरा दोस्त यार समय ख़राब करेगा। एग्जामिनर बस आपको एकदम फंसाने के लिए ही पेपर बनाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को पता नहीं कि आप कितने स्मार्ट हैं कितने स्मार्ट नहीं हुए, तो ऐसे क्वेश्चन रख दिया, अब आप यहाँ पर उसको कैलकुलेशन करने लगेंगे। लेकिन आप ये बात जान लीजिए, जब ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएगा तो जो भी संख्या रहेगी ऊपर नीचे, अंश वाला हर वाले से हमेशा कटेगा। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 200% कटता है इस टाइप के क्वेश्चनों में। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारा आंसर 1 लाख आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न पे। देखिए अब ये क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है। ये क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। बोल क्या रहा है, आयत चित्र प्रदर्शित करता है। अब आप क्या समझेंगे, आयत का जो चित्र है वो क्या प्रदर्शित करता है, अब आप बताइए। देखिए यहाँ पे आयत का नाम सुनते ही आप पहुँच गए तुरंत रेक्टेंगल में। ठीक है, रेक्टेंगल ट्रायंगल आपको वहाँ का दिमाग दौड़ने लगा। लेकिन यहाँ पे जो आयत की बात हो रही है वो हिस्टोग्राम की बात हो रही है। अब आप हिस्टोग्राम भी नहीं समझ रहे होंगे। देखिए जो सांख्यिकी में हम लोग पढ़ते हैं, ये वाला जो फिगर बनता है, ये जो फिगर हमारा बनता है, तो ये जो आयत की तरह बना है, ठीक है ना, यही क्या करता है, प्रदर्शित करता है। यहाँ पे इसी आयत वाले की बात हो रही है, इस बात को समझिए। क्या प्रदर्शित करता है, सतत वर्गीकृत बारंबारता बटन। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। क्या सही होगा, आयत चित्र क्या प्रदर्शित करता है, सतत वर्गीकृत बारंबारता बटन। और इसी को शॉर्ट फॉर्म में अगर कहें तो कह सकते हैं हिस्टोग्राम। क्या कह सकते हैं, हिस्टोग्राम। देखिए हिस्टोग्राम आपको आसान रहेगा समझने के लिए, लेकिन क्वेश्चन कुछ इस प्रकार ही दिया रहेगा। आयत चित्र प्रदर्शित करता है, और आप विश्वास करिए, मैं भी जान रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं, आप भी ये बात बखूबी जान रहे हैं। इसका आंसर आपको नहीं पता था, ये बात आप बखूबी जान रहे हैं, लेकिन अब आपने एक बार पढ़ लिया तो आपके कहीं ना कहीं दिमाग में क्वेश्चन जरूर रहेगा। अगर खुदा न खास्ता क्वेश्चन आ गया तो, और आपने हमारी वीडियो देखी होगी, तो आपका 1 नंबर तो जरूर पक्का हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है। बोल क्या रहा है, यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल 5 क्रमशः 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर बताइए। देखिए पहले सिंपल सा क्वेश्चन है। बोल क्या रहा है, दो संख्याओं का अंतर। हम यहाँ से मान लेते हैं दो संख्या हमारी क्या है, x माइनस वाई, इनका अंतर क्या है 5 है, और उनका गुणनफल मतलब x y कितना दिया हुआ है 36 दिया हुआ है। हमसे पूछ क्या रहा, उनके व्युत्क्रमों का अंतर। देखिए व्युत्क्रम क्या होता है, उसी नंबर को 1 बटा करके लिख दें, 1 बटा x माइनस 1 बटा वाई ही उसका क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम को लिखने का यही ढंग होता है। ठीक है, तब हमसे पूछा क्या है, तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर 1 बाई वाई माइनस 1 बाई एक्स ही हमसे क्या किया है, पूछा है। यहाँ पे अगर आप एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। अब आप बखूबी देख रहे हैं कि x माइनस वाई की वैल्यू आपको 5 दे रखी है, और एक्स वाई की वैल्यू क्या दे रखी है, 36 दे रखी है, जो कि हमारा क्या है, आंसर, जो कि हमारा क्या है, आंसर है। और आंसर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। आशा करूंगा सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कुल 10 क्वेश्चनों की प्रश्नों की श्रृंखला लेके आया था, इतने में ही आधे घंटे की वीडियो बन गई। सोचिए अगर मैं 25 क्वेश्चन आपको रोज सॉल्व कराने लगूंगा, कम से कम 1.5 घंटे की वीडियो बनेगी। और अगर आप हमारी वीडियो में कम से कम 5K व्यू, कितना व्यू, 5K व्यू ले आ देते हैं, तो मैं 25-25 क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए 10वां नंबर प्रश्न है। बोल क्या रहा है, 144 पेन बेचने पर, कितने पेन बेचने पर, 144 पेन बेचने पे राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। कितनी हानि होती है, 6 पेन के बराबर। हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। हमें क्या ज्ञात करना है, कितने % की हानि हुई। बात को समझिए, 144 पेन जब राम बेचता है तो उसे 6 पेन की हानि होती है। कितने, 6 पेन जितने रुपए मिला था, 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर की हानि होती है। कितना हानि हुआ, देखिए हम लोग यहाँ पे एक छोटी सी बात समझ लेते हैं कि एक पेन अगर हम लोग 1 रुपये का मान लेते हैं, कितने का मान लेते हैं, 1 रुपये का, तो 144 पेन हमारी कितने की हो जाएगी, 144 रुपये। कितने की हो जाएगी,
144 रुपए की हो जाएगी। ठीक है, अब आपको बोल क्या रहा है, 6 पेन के विक्रय मूल्य की हानि हुई। बिका कितने में, 144 में 6 रुपए और बिकता, कितना और जाता, 6 रुपए। कुल कितने की बिकनी चाहिए थी, 150 रुपए की। 150 रुपए उसको मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। कितना कम मिला, 6 रुपए कम मिला। 6 रुपए उसे कम मिला, किसकी तुलना में, 150 की तुलना में। और हमें परसेंटेज में पूछा है तो परसेंटेज में निकाल देंगे। देखिए हानि प्रतिशत बोला था, इसलिए परसेंटेज में निकालें। 1 0 से 1 0 कर गया, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 1 5, 5 दूनी 10। कुल उसे 4% की हानि हुई। कितने परसेंट की हानि हुई, 4% की हानि हुई, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया। देखिए क्वेश्चन कुछ नहीं था, आपको बस मानना भर था। आपने मान लिया एक पेन का क्रय मूल्य 1 रुपये था, तो कुल 144 हुआ, 6 पेन की हानि हुई थी, यानी 6 रुपये का लॉस हुआ। कुल 150 रुपये मिलना चाहिए था, लेकिन उसे मिला कितना, 144 रुपये। हानि कितने की हुई, 6 रुपये की हुई। 6/150 करके सॉल्व कर दिए। जिसकी तुलना में हानि होती है उसी को हमेशा नीचे रखते हैं, इस बात को आप समझिएगा। यहाँ अगर आप 144 रख देते तो 100% आपका क्वेश्चन क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो बस क्वेश्चनों को समझने की देरी, अगर आपने उसको एक बार समझ लिया, सॉल्व करने के तरीके को आपने जान लिया, तो कभी आपको कोई समस्या नहीं होगी। इन जितने भी टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करा है, इन सभी की चैप्टर वाइज, मतलब पूरा एकदम कॉन्सेप्ट क्लास की भी मैंने वीडियो बना रखी है। आज से 1 महीने पहले ही मैंने बना के उसको चैनल पर रखी है। कई मेरे दोस्त यार ने देखा है, और जिन्होंने नहीं देखा है, मैं यहाँ पर लिंक मेंशन कर दूंगा, आप उसे जाके देख लीजिएगा। तो आशा करूंगा वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और ढेर सारा शेयर करिएगा। अपने सभी दोस्तों यार रिश्तेदारों के पास इसे शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल फिर एक नई प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।